गुड इवनिंग सारे व्यूवर्स। अभी लेक्चर नंबर 31 हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस। टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस में एक्चुअली हम लोग को सीक्वेंस और सीरीज़ ये दोनों चीज़ों को ही देखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस पे आ जाते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, जब भी हम लोग सीक्वेंस की बात करते हैं ना, तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच ऑटोमेटिकली कम्स टू आवर माइंड, वो पहला पॉइंट जो कि सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करता है ना, इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग अ पैटर्न। किस तरह का पैटर्न हम लोग अडॉप्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे फॉर अरेंजिंग द टर्म्स और नंबर्स इन एन ऑर्डर विच गिव्स कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो। ऐसा एक दिमाग में बना हुआ है हम लोग के स्कूल के टाइम पे से ही कि सीक्वेंस जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक पैटर्न दिमाग में आता है कि किस तरीके से हम लोग टर्म्स को या नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं जो एक कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो या एक कॉमन या डेफिनेट रूल को फॉलो करता हो। तो आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अ सीक्वेंस इज अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स और टर्म्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल्स, जिससे कि टर्म्स को हम बनाते हैं या टर्म्स को हम लोग लेते हैं। अलग अलग टर्म्स जो होते हैं किसी भी सीक्वेंस में, वो सारे टर्म्स लेने की जो विधि होती है, जो मेथड होता है, वो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करता है। तो ये सारी बातें जो अभी हम कह रहे थे वो एक लेमन की समझ में आ जाएगी कि भाई चलो ठीक है, स्कूल लेवल पे ये पढ़ा हुआ है और वहाँ पे भी कुछ रूल्स होते थे जब हम लोग एपी जीपी और एचपी पढ़ते थे। तो यहाँ पे भी किसी रूल के तहत ही हम लोग एक सीक्वेंस के फॉर्मेशन पे जा रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट जब आप एडवांस स्टेज में आते हो तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग जिसका हेल्प लेते हैं ना, वो हम लोग बात करते हैं फंक्शन का। तो इसके पहले कि मैं डिस्कस करूं कि सीक्वेंस क्या होता है, उसके पहले थोड़ा सा चाहूँगा कि आप लोग फंक्शन समझो कि फंक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने जो क्लास 9-10 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था फंक्शन ये होता था कि फंक्शन एक तरह का रूल होता था। ठीक है ना, आप ये भी कह सकते हो द रूल एफ बाय विच every elements of set A is associated with a unique element of set B is called a function। ये तो हो गई फंक्शन की डिफिनीशन। अब ए और बी क्या है, आप चाहो तो शुरुआत कर सकते हो, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये मान लिया दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो फंक्शन सबको पता है शुरू से ही कि फंक्शन जो होता है उसको हम लोग दिखाते हैं एफ सच दैट ए टू बी, ऐसा करके दिखाते हैं। ए क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। बी क्या है, एक दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है। मान लो ये ए दिखा रहा है और ये बी दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो एक ऐसा रूल जिसके तहत सारे एलिमेंट किसके सारे एलिमेंट सेट ए के, इस सेट के सारे एलिमेंट जो है ना वो सेट बी कहाँ पे है, सेट बी ये है, सेट बी के यूनिक इमेजेस से, यूनिक पॉइंट से मैप करते हो। तो इस रूल को हम लोग फंक्शन कहते थे। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग फंक्शन नहीं समझ रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस और उसके बाद सीरीज। तो हम लोग फंक्शन का बस एक बार रूल रिकॉल कर रहे थे कि क्या मतलब होता था यहाँ पे, कि अगर कहीं हम कहते हैं कि ये फंक्शन है तो फंक्शन में दो सेट लेना पड़ता था और उन सेट्स में एक सेट जो होता था उसको हम लोग कहते थे डोमेन, और डोमेन के सारे एलिमेंट्स को ले लिया करते थे। और को डोमेन जो था, को डोमेन में से हम लोग क्या करते थे, वो एक यूनिक पॉइंट पे जो इमेज बनता था, इसके साथ यूनिकनेस जुड़ा हुआ था, इसके एक यूनिक पॉइंट पे मैप होता था कौन, एलिमेंट सेट ए का। और सेट ए के हर एक एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट, देखो यहाँ पे लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए को हम लोग सेट बी की यूनिक एलिमेंट से मैप करवाते थे। ये फंक्शन था, ये आप लोग पढ़ के आए होंगे।
ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको बताने के लिए कुछ था नहीं। तो यही फंक्शन की हेल्प जो है ना, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लेने जा रहे हैं सीक्वेंस को डिफाइन करने में। ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि सीक्वेंस भी क्या होता है, एक तरह का फंक्शन ही होता है। सीक्वेंस भी क्या होता है, एक तरह का फंक्शन ही होता है। अगर फंक्शन होता है तो इसमें भी डोमेन और कोडोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ज़रा देखा जाए कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। सीक्वेंस का डेफिनेशन कहता है कि अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फंक्शन। ये भी एक तरह का फंक्शन है जिसमें डोमेन जो होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोमेन जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर को आप एन से डिनोट कर दो। डोमेन हमेशा क्या होगा, ये डोमेन जो है ना आपका डोमेन, वो कहा जा रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 ऑल द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, ठीक है ना, यही तो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो डोमेन जो होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। और रेंज क्या होगा, क्योंकि फंक्शन के लिए डोमेन की ज़रूरत होती है और कोडोमेन की भी ज़रूरत होती है। तो कोडोमेन में ही आपको क्या मिलता है? रेंज मिलता है। तो रेंज क्या होगा? रेंज कोई भी सेट एस हो सकता है, यहाँ पे कोई सेट एस ले रहे हैं, वो इन सब का रेंज है। तो यहाँ पे हम लोग कोडोमेन में रेंज ले लेते हैं और डोमेन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपका फंक्शन है और इसी को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। यानी सीक्वेंस के लिए क्या है नेसेसरी पार्ट, डोमेन जो होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए और कोडोमेन कोई भी एक सेट हो सकता है जिसका आप सबसेट ले रहे हो, ठीक है ना, जिसमें इमेजेस बन रहे हैं, मैप्स किए जा रहे हैं। अब मान लो ये पहला वाला जो है 1 से आप जा रहे हो किसी पॉइंट पे A1 पे, तो इसका नाम आपने A1 दे दिया या F1 दे दिया। दूसरा वाला फंक्शन का नाम ही A दे रहे हैं। मान लो A कहाँ से कहाँ भेज रहा है, A नेचुरल नंबर से भेज दे रहा है इसको, किस पे भेज दे रहा है, S पे भेज दे रहा है, तो A1। इस तरह से दूसरा जो होगा वो A2 बन के यहाँ पे आएगा, तीसरा जो फंक्शन होगा वो A3 बन के यहाँ पे आएगा, इस तरह से A4 बन के आएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग ये देख रहे हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कहाँ जाता है, किसी सबसेट S पे या किसी सेट S पे जाता है, इसी को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। एक्चुअली जो हमारा सिलेबस है ना, उसमें हम बहुत ही अपने आप को थोड़ा सा स्पेसिफाइड सीक्वेंस के लिए हम लोग जाके काम करने वाले हैं। तो ये सीक्वेंस है कौन, ये जो सीक्वेंस हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है, एक प्रीफिक्स लगा देते हैं, रियल सीक्वेंस। तो हम लोग जिस पे काम करने जा रहे हैं वो है रियल सीक्वेंस। तो रियल सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, रियल सीक्वेंस में आपका जो ये एस है ना, ये एस यानी रेंज जो होगा वो आर हो जाएगा। यानी कि आपका फंक्शन अब कहाँ से कहाँ जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डोमेन अभी भी क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से ये सेट ऑफ रियल नंबर या सबसेट ऑफ रियल नंबर पे जाएगा। तो इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। और किस तरह का सीक्वेंस कहते हैं, इसको हम कहते हैं रियल सीक्वेंस कहते हैं, रियल सीक्वेंस कहते हैं। तो अगर कोई कहेगा आपसे कि रियल सीक्वेंस को डिफाइन कीजिए, तब आप इसको क्या कहोगे, आप कहोगे सीक्वेंस, इस लाइन को आप देखो, सीक्वेंस इज अ काइंड ऑफ फंक्शन इन विच डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, डोमेन तो नेचुरल नंबर पहले भी था, आज भी है। एंड अ रेंज और द रेंज कैन बी अ सबसेट ऑफ आर, इसको हटा दें, कैन बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर होना चाहिए रेंज। अगर ऐसा कर दोगे तो ये डेफिनेशन हो जाएगी रियल सीक्वेंस का। तो मेरे ख्याल से जितने बच्चे अभी सुन रहे थे वो रियल सीक्वेंस और सीक्वेंस के बीच का फ़र्क तो समझ गए और फंक्शन का क्या यहाँ पे महत्व है वो भी समझ में आपको आ रहा है। अब ज़रा करके देखा जाए कि भाई ये किस तरह से काम करता है। मान लो हमने यहाँ पे डोमेन ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 सो एंड सो ऑन, तमाम नेचुरल नंबर्स इस तरह के आएंगे, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मेरे को पहली वैल्यू डिफाइन करनी है तो हम इसका नाम लिख देंगे, आउटपुट क्या आ रहा है A1 करेस्पॉन्डिंग टू 1, आउटपुट क्या आ रहा है
A2 आ रहा है करेस्पॉन्डिंग टू 2, आउटपुट क्या आ रहा है A3 आ रहा है, यानी फंक्शन को जब हम लोग इस पे ले रहे हैं तो A3 हो जा रहा है। इस तरह 4 के करेस्पॉन्डिंग जो हम लोग को टर्म मिल रहा है वो मिल रहा है A4 और सो एंड सो ऑन, ऐसे सारे मिल रहे हैं। अब मान लो किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया कि मेरा AN जो है वो है आपका ऐसे, ऐसे हम लोग लिख देते हैं। अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप समझ जाओगे इसको थोड़ा सा। यहाँ पे मान लो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया AN को n+1 से, n+1 से, इसको भी सीक्वेंस कर दें। तो n जब आपने 1 लिया है ना, यहाँ देखो n=1 लिया है और यहाँ पे रख दोगे आप, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। तो आपको A1 की वैल्यू क्या मिल गई, बल्कि ये करो A1 की वैल्यू कितनी हो गई 2। सिमिलरली इफ़ यू पुट 2 रखोगे इसमें तो 2 + 1 3, तो ये क्या हो गया आउटपुट 3 मिल गया। इस तरह से जब आप 3 रखोगे इनपुट तो ये दे देगा आपको 3 + 1 4। और जब आप 4 रखोगे इसमें तो ये आपको 4 अगर इनपुट दोगे जो कि नेचुरल नंबर से आता है तो ये आपको दे देगा 5। तो देख रहे हो आपको A1 क्या मिला 2, A2 क्या मिला 3, A3 क्या मिला 4, A4 क्या मिला 5, सो एंड सो ऑन। ये आगे भी इस तरह से चलता जाएगा। ये क्या है, ये सीक्वेंस है। किससे बना है, इसको इन शॉर्ट आप दिखा सकते हो या इन जनरल दिखा सकते हो AN। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस कहाँ से बना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमने शुरू किया, इसको हम लोग ग्रीन ब्लू कलर्स दिखाते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ये कहाँ जा रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर पे जा रहा है। तो ये सीक्वेंस का मतलब होता है और ये सीक्वेंस का फॉर्मेशन है। तो अब मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को समझ में आ जा रहा है कि डोमेन नेचुरल नंबर जो हम लोग ने लिया उसका क्या मतलब था, और जो आपका रेंज आ रहा है वो रियल नंबर पे आ रहा है उसका क्या मतलब है। रेंज पूरी तरह से डिपेंड करता है कि किस तरह का वहाँ पे nth टर्म वैल्यू आपने लिया है। यहाँ पे nth टर्म वैल्यू जो था वो n+1 था, तो इसके अनुसार हम लोग ने सीक्वेंस को बनाया, ये सीक्वेंस बन के तैयार हुआ और इस तरह से दूसरे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये सिंबल समझ में आ रहा है कि F सच दैट N to R का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस। अब दो चीज़ें हैं, अगर कोई बच्चा ऐसे लिखता है तो ये एक सिंबल हो गया किसके लिए, सीक्वेंस के लिए। यू कैन ऑल्सो डिनोट द सीक्वेंस बाय द सिंबल FN। आप इससे भी दिखा सकते हो, जहाँ पे F1 जो होगा पहला टर्म, F2 जो होगा सेकेंड टर्म, F3 जो होगा वो थर्ड टर्म, F4 जो होगा वो फोर्थ टर्म, ऐसे करके जाएगा। अगर आप A1 A2 दिखा रहे हो तो A1 A2 A3 4, ये एक सीक्वेंस बन जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली इफ़ यू विश यू कैन डिनोट इट बाई UN, आप ऐसे भी कर सकते हो। कई दफ़ा हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ये भी एक सिंबल होता है सीक्वेंस के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग सीक्वेंस को कैसे डिनोट करेंगे, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी कुछ जगह पे इसको ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे ही यूज कर दिया जाता है AN। अब ये सीक्वेंस तो है नहीं, अगर कोई पूछ दे भाई इसमें और इन साहब में, जिसको हम लोग यहाँ पे येलो कलर या मस्टर्ड कलर से दिखा रहे हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये साहब ये कलेक्शन ऑफ टर्म्स हैं जिसमें A1 भी आएगा, A2 भी आएगा और आगे चल के AN भी आएगा और उसके बाद भी बहुत से टर्म आएंगे, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तमाम चीज़ें आएंगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, वो है AN। मान लो इसी वाले टर्म को ले लिया तो सिर्फ एक टर्म है AN। तो अगर जैसे अभी किसी ने लिखा कि AN = 2n, तो इसका मतलब है कि ये एक सीक्वेंस है जिसमें 2n को फॉलो करते हुए टर्म्स बनेंगे। n = 1 करोगे, 2 रखोगे तो 3 रखोगे, तो इस तरह से इसमें कई टर्म्स का कलेक्शन होगा, ये सीक्वेंस हो गया। लेकिन अगर कोई AN केवल देखेगा इस क्वेश्चन से तो AN जो है भाई यहाँ पे क्या है, 2n है। nवाई टर्म की वैल्यू कितनी है, 2n है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस और सिंपली इफ यू आर राइटिंग AN अ सिंगल टर्म वैल्यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत तो होती नहीं होगी। अब मान लो अगर किसी ने AN = 3n+2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका पहला टर्म जो होगा ना वो तो 5 आ गया, दूसरे टर्म की अगर बात करेंगे तो वो 8 आ जा रहा है,
तीसरे टर्म की अगर बात करोगे तो वो 11 आ जाएगा। चौथे टर्म की बात करोगे तो यहाँ पे 4 रख दो तो 4 3 जा 12, 14 आ जाएगा। तो ऐसे करके ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो आराम से कोई भी चाहे, जैसे अभी ऊपर हमने किया था, वो सीक्वेंस को लिख सकता है। अलग अलग टर्म को ही जब हम लोग अरेंज कर देते हैं, जो डेफिनेट रूल हम लोग ने बनाया हुआ है, ये रूल हर एक टर्म को डिफाइन करने के लिए, तो ये हमारे पास 5, 8, 11, 14 ऐसे करके एक सीक्वेंस बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है ये। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई मेरे को सीक्वेंस समझ में आ गया, मेरे को रियल सीक्वेंस समझ में आ गया। अब सीक्वेंस कितने तरह के होते हैं? सीक्वेंस भाई दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा हो सकता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब एक सीक्वेंस ऐसा जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों, पहला टर्म मान लो A1 है, दूसरा टर्म A2 है, तीसरा टर्म A3 और इसको क्लोज कर दो। तो ये सीक्वेंस जो AN है ना, वो हो जाएगा फाइनाइट सीक्वेंस। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेना पड़ता, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे अपने सिलेबस में। जो हमारा सिलेबस आगे ले जाएगा हम लोगों को, वो होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस का अगर कोई कहता है डिफाइन करने के लिए, तो आप यही कहोगे भाई कोई भी सीक्वेंस ऐसा हो जो क्या रखता हो, अ सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ आप इन शॉर्ट लिख दो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें फाइनाइट लिख दिया हमने, जबकि हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इनफाइनाइट के लिए। तो लेट मी टू करेक्ट, अ सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है जी, समझ में आ गया इनफाइनाइट सीक्वेंस किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी तमाम एग्जाम्पल जो हम लोग कर रहे थे वो इनफाइनाइट सीक्वेंस का ही तो था। जैसे आपने एक सीक्वेंस ये ले लिया, तो इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको ये सीक्वेंस मिल गया, और ये सीक्वेंस कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस वाज व्हाट, एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, ये भी बहुत ही बेसिक पार्ट था सीक्वेंस का। अब जो थोड़ा सा हम लोग एक सीरियस नोट पे जा रहे हैं धीरे धीरे, वो है आपका जिसको हम लोग कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, बाउंडेड सीक्वेंस। Before we proceed, there are certain essential terms which we must require to know. बिना इसके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है कि कोई भी सीक्वेंस अगर आपके पास है an, कोई भी सीक्वेंस an है, ये सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगा अगर ये बाउंडेड बिलो हो, ये क्या हो, बाउंडेड बिलो हो और बाउंडेड एबव हो। तो बाउंडेड बिलो यानी ये नीचे से भी एक बाउंड यहाँ पे काम करना चाहिए, इसको लोअर बाउंड मिलना चाहिए और अपर बाउंड भी इसको मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा, दोनों ही होनी चाहिए, यहाँ पे एंड लगा है, ये नहीं कि इधर दिस वन और दिस वन, करेक्ट, दोनों ही एक साथ होने चाहिए वहाँ पे। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये भी एक लेमैन की भाषा थी। अगर हम देखें ऐसे तो हम कहेंगे सीक्वेंस an is said to be bounded if an is less than or equal to कैपिटल M and greater than equal to स्मॉल m। लेकिन ये किसके लिए, क्योंकि an जो है वो एक एलिमेंट या एक टर्म को बताता है, तो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द n विच बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर डोमेन लिया था, अभी शुरू में बताया था। तो ये सारे वैल्यूज के लिए अगर यहाँ पे कुछ भी आप n दोगे, हर एक टर्म की वैल्यू के लिए कोई लोअर बाउंड होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए। अगर कोई सीक्वेंस an है जिसके हर एक टर्म में ऐसा हो रहा है ना, हर एक टर्म में ऐसा हो रहा है, तो वो पूरा का पूरा सीक्वेंस भी अपने आप में क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। हर एक टर्म, जैसे कि मान लो अगर आपने a1 लिखा, तो a1 का भी एक लोअर बाउंड अपर बाउंड होना चाहिए। तो उसके लिए फिक्स कर दिया कि भाई स्मॉल m और कैपिटल M a1 के लिए भी, a2 के लिए भी है, a3 के लिए भी, सारे टर्म के लिए, फॉर ऑल n। अगर ऐसा है तो हम लोग उस सीक्वेंस an को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना, वो चीज़ों को बड़ा आसान कर देते हैं। तो हम लोग भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे 3n, एक हमने यहाँ पे सीक्वेंस लिया, और चेक करते हैं कि ये
बाउंडेड बिलो या बाउंडेड अबव है या नहीं, क्योंकि दोनों अगर होगा, दोनों तरफ से इस पे प्रतिबंध लगा होगा तो ये बाउंडेड हो जाएगा। तो लेट मी टू पुट द वैल्यू ऑफ n, तो इट विल गिव यू व्हाट, it will give you 3 if you put 1, if you put 2 then it will give you 6, 9 and 12, so and so on. So what we are getting a multiple of 3, correct? All the numbers are here as a multiple of 3. तो क्योंकि इस तरह से इसी पैटर्न को, इसी रूल को हम लोग यहाँ पे डिफाइन भी किए हैं, तो ये हम लोगों को मिल गया, ठीक है ना। अब अगर इसमें देखें, किसी बच्चे से पूछ दो कि भैया लोअर बाउंड क्या है, तो वो कहेगा कि 3 है, तो इट इज़ बाउंडेड बिलो 3, एक है यहाँ पे बाउंड्री जिसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो एक लोअर बाउंड्री तो दिख रही। लेकिन अगर अपर बाउंड्री की बात करो तो ये बढ़ता जा रहा है, ये कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहा है, ये पूरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी अपर बाउंड, कोई अपर बाउंड नहीं है। तो क्या ये सीक्वेंस, अब लौट के आते हैं और ये जो भी ऑब्जर्वर है उससे पूछते हैं कि भाई आपने बताया लोअर बाउंड तो है लेकिन अपर बाउंड नहीं है, तो क्या ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड होगा? तो उसका आंसर आएगा नहीं भाई, ये बाउंडेड नहीं होगा। तेज से बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये बाउंडेड नहीं होगा। तो करेक्ट, इस तरह से अगर हम लोगों ने 1/n² को ले लिया, मान लो ये एक an ले लिया हम लोगों ने। अब इसकी बात करें तो इफ़ यू पुट n = 1 हियर, यू विल गेट द वेरी फर्स्ट टर्म एज इक्वल टू 1. The moment when you will put n = 2, then you will get like 1/4, and this is what 1/9 and so on. Correct? So this is the sequence an. अब इसमें आपको क्या देखने में आ रहा है कि इसका सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 1, ये सबसे बड़ा नंबर है। बाकी सारे नंबर इससे छोटे होते जा रहे हैं। 1/4 भी छोटा है, 1/9 भी छोटा है, और आगे जाओगे तो और भी छोटा नंबर आपको मिलेगा। तो 1 क्या हो गया, अपर बाउंड की तरह हो जा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, n सारे n के लिए है। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अगर इन्फाइनाइट रख दोगे यहाँ पे आगे जाके, तो 1/∞ जो होगा कहीं ना कहीं वो 0 की तरफ जाता है। तो 0 भी है, बिल्कुल लास्ट वाला नंबर जो होगा वो 0 की तरफ जा रहा है। यानी 0 क्या है, लोअर बाउंड की तरह है। यहाँ पे 0 क्या है, लोअर बाउंड की तरह है। तो दिस इज व्हाट, अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है। यहाँ पे अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है। यानी कि ये an एक ऐसा है जो कि लोअर बाउंड 0 से ये आपकी बाउंड्री बन रही है, और एक तरफ यहाँ पे अपर बाउंड 1 मिल रहा है। यानी कि ये ट्रू है किसके लिए, हर एक नेचुरल नंबर के लिए। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो आप, सेकंड ले लो, a2 ले लो, दिस इज a2। a2 भी क्या है, 0-1 के बीच में है कि नहीं है। a3 भी है 0 और इसके बीच में। तो इस तरह से सबके लिए है। यानी कि ये जो सीक्वेंस आपका है ना, कौन बाउंडेड है भाई, मेरा सीक्वेंस an इज व्हाट, अ बाउंडेड सीक्वेंस। सो दिस इज व्हाट, this is a bounded sequence. This is what, a bounded sequence. So this is your answer. This is your answer. Is it clear to everyone? What we are getting here? We are getting a bounded sequence. मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो ये bounded sequence का मतलब होता था। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि 2 और टर्म है जो हम लोग को जानना है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला टर्म जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, पहले तो ये समझो। अ सीक्वेंस an, कोई भी सीक्वेंस ले लो an, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इज सेड टू बी मोनोटोनिक। इज सेड टू बी मोनोटोनिक कब होगा ये, जबकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। इफ इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी दोनों में कोई एक चीज होना चाहिए, या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। भाई मोनोटोनिकली का मतलब क्या होता है, मोनोटोनस, एक तरह का, लगभग एक तरह का। यानी अगर ये छोटे भाई, ये उनके बड़े भाई, ये उनके बड़े भाई, सबकी हाइट बढ़ती जा रही है, तो ये आपको मोनोटोनस सा यहाँ पे मिल रहा है। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आपका सीक्वेंस है। मेरी बात समझ आ रही है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, ये a1 हो गया,
दूसरे भाई A2, दूसरे भाई A3, फिर A4, फिर A5 एंड सो ऑन। तो ये क्या हुआ, बढ़ता हुआ क्रम हो गया लगातार। तो दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। बट अगर वहीं पे ऑन द अदर हैंड इफ यू टेक एनी अदर दैट योर फिगर लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे सब घटते जा रहे हैं। पहला वाला टर्म दूसरे वाले टर्म से बड़ा, फिर तीसरा वाला सबसे छोटा, चौथा फिर छोटा भाई, फिर छोटा, सब छोटे निकल के बाहर आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये घटता जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोटोनस। तो ये भी है बिल्कुल अपने आप में, लेकिन डिक्रीज कर रहा है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग से। तो इन दोनों में भाई एक ही कोई एक बार में मिलेगा, तो वो कह रहा है या तो ये या तो ये। अगर दोनों में कोई भी आपको मिलता है तो सीक्वेंस को आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे मोनोटोनिक सीक्वेंस कहोगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहोगे। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस के लिए कोई एक की ज़रूरत होती है, या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब अगर हम कह रहे हैं मोनोटोनिकली, ये क्या कह रहे थे, ये था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस था। तो ये MIS जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इसको हम कह सकते हैं ना कि ये A1 की जगह AN लिख लो। तो AN जो है वो लेस देन या इक्वल टू हो अपने सक्सीडिंग टर्म से। सक्सीडिंग टर्म क्या होगा, AN+1 होगा। देखो ये AN प्लस N इजकल टू 1 रख दोगे तो A1 आ जाएगा, N इजकल टू 1 यहाँ पे रखोगे तो 2 आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू क्या है, छोटी है, बड़ी बराबर भी हो सकती है। अगर बराबर होगी तो भी ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा होता है बट किसके लिए हो, सारे N के लिए हो, तो इसको हम कहते हैं, यही डिफिनीशन होता है, इसको हम कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है ना। तो अगर कोई मान लो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं कि AN+1 में से हम AN को इधर ला दें, तो ये क्या हो जाएगा, AN+1 यहाँ पे है और माइनस AN कर दें, तो ये AN इधर जब आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि अगर सक्सीडिंग टर्म जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीसीडिंग टर्म को आप माइनस कर रहे हो और आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल जा रही है, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एकदम याद कर लेना, अगर नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो MIS का एक क्या होता है, इंडिकेशन होता है। ठीक है ना। उस तरह से दूसरा जो है आपने क्या ले रखा है, उसको ले रखा है आपने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, MDS। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AN की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू AN+1 होगी। भैया 1 2 नहीं, सारे N के लिए होगा। अब इसको देख लो, N इजकल टू 1 ले लो आप, N इजकल टू 1 ले लो, तो A1 की वैल्यू क्या है, वो बड़ी है भाई। किससे बड़ी है, A2 से बड़ी है। तो N की जगह 1 रख दोगे यहाँ पर, N+1 हो जाएगा। तो ये कब हो रहा है ट्रू, ये कब वैलिड हो रहा है, जब ये वाला फिगर मिल रहा है, और ये फिगर किसका है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे क्या पूछता है, ये तो MDS के लिए है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको जब दिखाना होगा तो आपको AN दिया होगा, ठीक है ना। आप AN+1, N की जगह N+1 रख के N+1 निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देना AN को। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपको एक निगेटिव वैल्यू मिलेगी या लेस देन 0 वैल्यू मिलेगी या निगेटिव वैल्यू। तो ये निगेटिव वैल्यू आपने देखा किसका परिचायक है, ये निगेटिव वैल्यू बताता है कि हमें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सबको कि क्या होता है MDS, क्या होता है आपका MIS। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें सबको एकदम क्लियर है। थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो अगर हम लोग ने 1/n ले लिया, तो 1/n में सबसे पहला जो टर्म मिलेगा वो 1 मिलेगा इफ़ यू पुट n इजकल टू 1। नाउ इफ ऑन पुटिंग n इजकल टू 2 इट विल गिव यू 1/2, 1/3, 1/4। ये धीरे धीरे वैल्यू कम होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है। तो ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है। वहीं पे अगर आपने 2n ले लिया तो 2n में क्या हो रहा है, पहला तो 2 मिल रहा है, दूसरा 4, फिर 6, ये लगातार वैल्यू जो है अनवरत बढ़ती जा रही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस करेंगे। तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, जबकि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस था। ये ऐसा नहीं कि ऊपर जाके फिर नीचे आए, फिर ऊपर नीचे, ऐसे नहीं है, ये नहीं चलेगा भाई, ऐसे ही चलेगा जैसे बता रहे हैं, एक तरफ चलना चाहिए, मोनोटोनस सा फिगर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं होती होगी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस को समझने में। ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक चीज़ और ले लेते हैं हम लोग, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली हम लोग इसी पे आना चाह रहे थे, और ये टॉपिक जो है वो कहलाता है कन्वर्जेंस
कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, यही तो हम लोग पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ पूरे पापड़ बेले हैं। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। तो किसी भी सीक्वेंस में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है उसको हम लोग समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है, कोई भी सीक्वेंस एन जो होगा ना वो क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा। ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। इट इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, दिस सीक्वेंस एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। कब, if the limit of the sequence is finite, if the limit of the sequence and tending to infinite, an को एक टर्म ले लिया और उसको and tending to infinite कर दिया, यानी कि an प्लस वन आगे के तमाम टर्म ये इनफाइनाइट तक हम लोग पहुँच रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू जो हो जाए ना, एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, कोई भी फाइनाइट नंबर मान लो आपको मिल जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ना वो क्या है, कन्वर्जेंट है। मेरी बात समझ रहे हो कि इनफाइनाइट पे भी अगर जा रहे हो तो an जो वो nवां टर्म है ना उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट पे। भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तक तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, लेकिन अगर an यानी कि एक टर्म को ये डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, इसको इनफाइनाइट पे ले जाके इसकी वैल्यू को चेक करोगे तो वहाँ पे भी आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, 3 4 5, मान लो 4 मिल जाता है। तो 4 क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू ही तो मिल रही है इनफाइनाइट पे भी जाके, तो ये कन्वर्ज कर रहा है, यानी किसी फाइनाइट वैल्यू पे ही कन्वर्ज कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये भाग जा रहा है कहीं पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे, नहीं तो वो डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा वो ना। तो इसको कन्वर्जेंट कहते हैं। तो एकदम याद कर लेना, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि लिमिट लेने पे एक फाइनाइट वैल्यू अगर मिल जाता है, फाइनाइट नंबर मिल जाता है, तो हम इस सीक्वेंस को कहते हैं, किसको कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। एकदम क्लियर है सबको। अभी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। इसी तरीके से अगर कोई भी लिमिट जो है ना किसी भी सीक्वेंस का, इसी सीक्वेंस का ले लो, इसकी अगर लिमिट लेते हो, यानी कि an की अगर आप लिमिट निकाल रहे हो एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट जो है ना, इफ द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस डज नॉट टेंड टू अ फाइनाइट नंबर, अगर ये फाइनाइट नंबर की तरफ नहीं जाता है लिमिट, तो वो सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, वो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। यानी कि अगर आपने इसको निकाला और वो इनफाइनाइट आ गया है या माइनस इनफाइनाइट, निगेटिव भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना। वो तो डिपेंड करता है कि किस रूल के तहत, जैसे अगर मान लीजिए हमने माइनस एन से डिफाइन कर दिया तो माइनस में भी आ सकता है। तो अगर मान लो लिमिट लेने पे माइनस मेरा इनफाइनाइट आ गया या प्लस इनफाइनाइट आ गया, तो ये डाइवर्ज कर जा रहा है। यानी कि कौन डाइवर्ज कर जा रहा है, सीक्वेंस कर जा रहा है। तो ये सीक्वेंस कैसा होगा, दिस सीक्वेंस देन विल बी कॉल्ड अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, तब ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ रहा है डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है। अब जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। तो कोई भी सीक्वेंस जो होगा दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस इफ it is neither converges to a finite limit nor diverges to infinite or plus infinite। ना तो ये कन्वर्ज करती हो, भाई सीधी सी बात है, अगर कन्वर्ज भी नहीं कर रही है ना तो डाइवर्ज कर रही है, ना तो डाइवर्ज कर रही है, तो ये ना तो कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है, तो यानी ये किसी दो पॉइंट के बीच में ये क्या कर रही है, ऑक्सीलेट कर रही है। तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटरी सीरीज। नहीं भाई, सीक्वेंस अभी पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस कहते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, ठीक है ना। अब जैसे कि भी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था 1/n। तो जब 1/n हम लोग ने लेके इसको सॉल्व किया था तो हम लोग ने देखा कि 1 आ रहा था, 1/2 आ रहा था, 1/3 आ रहा था एंड सो ऑन आ रहा था। तो अगर इसमें हम लोग लिमिट ले लें इसका, भाई ये तो सीक्वेंस का डिफिनीशन है, लेकिन an क्या है, किसी nवें टर्म की वैल्यू क्या है, वो 1/n है। यहाँ से आपने निकाल लिया nth टर्म की वैल्यू 1/n। अब इसमें क्या करिए, लिमिट ले लीजिए। अभी आपने देखा ना कन्वर्जन का मतलब क्या होता था या डाइवर्जन का मतलब, वो तभी आप समझ पाओगे जब उस पर लिमिट लोगे nवें टर्म पे। तो लेट मी टू टेक लिमिट over the nth term value. So limit is what, n tending to infinite, and we are going to take it over an. So it will give you what, limit n tending to infinite, and in our case an is equal to 1/n. The moment will you if you put n is equal to infinite, then it will give you 0, and 0 is what, this is a finite value,
दिस इज़ व्हाट इट हैज़ अ फाइनाइट वैल्यू। तो हमारा ये क्या बता रहा है कि ये सारा जो टेस्ट है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका सीक्वेंस नहीं दिया था, आपका सीक्वेंस क्या दिया था भाई, आपका सीक्वेंस 1/n, ये क्या है, सॉरी ये 1/n क्या है, इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, समझ में आ गया। वहीं पे अगर आप कोई दूसरे एग्जाम्पल के तहत जाते हो तो आपको डाइवर्जेंट भी मिल जाएगा। एन स्क्वायर ले लो आप, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, अगर एन स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे अगर आप लिमिट निकालोगे तो ए एन जो है आपका एन स्क्वायर दिया है, और अगर हम आपसे कह दें कि लिमिट निकालो बच्चों की तरह, तो आप क्या करोगे, लिमिट लोगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड ए एन इजकल टू एन स्क्वायर, तो ये आपको दे देगा क्या, इनफाइनाइट दे देगा, इट टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट। तो ये क्या होगा, सीक्वेंस ए एन, जो ए एन था क्या, एन स्क्वायर, ये हमारा प्रेडिक्शन होगा कि इज़ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो इस तरह से हम लोग करके दिखाते हैं कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो बताती है कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। वहीं पे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ए एन को ले लिया हम लोगों ने -1 पावर n -1 ले लो आप, ठीक है ना। तो ये जो होगा, या n ले लो सिंपली, अगर आपने ये ले लिया तो आप 1 रखोगे तो ये क्या आएगा, +1, 2 रखोगे तो n इजकल टू 2 - 1 1, तो -1, फिर 3 रखोगे तो 3 रखोगे तो +1 -1 +1 -1, ये चलता चला जाएगा। तो देखो अगर इसमें लिमिट लोगे आप तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन, तो आप देख रहे हो कि जब जब यहाँ पे ऑड टर्म आ रहा है, फॉर ऑड टर्म्स इसकी वैल्यू 1 आ रही है, चाहे फर्स्ट टर्म हो, चाहे थर्ड टर्म हो, चाहे फिफ्थ टर्म, जितने भी ऑड टर्म है सबकी वैल्यू जो है वो फिक्स है 1। लेकिन जब जब आपका इवन टर्म आ रहा है, इवन टर्म्स, तो इवन टर्म्स पे ये वैल्यू क्या हो जा रही है, -1 ऐसा हो जा रहा है। तो कभी +1 मिल रहा है, कभी -1 मिल रहा है, किसी एक पॉइंट पे ना तो कन्वर्ज कर रहा है, ना तो इन्फाइनाइट जा रहा है, ना तो माइनस इन्फाइनाइट पे। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। मेरे ख्याल से ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस भी सबको समझ में आ गया कि क्या होता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्कस द monotonicity and convergence of the sequence of the following sequence कुछ भी ले सकते हो, मान लो हम लोगों ने ले लिया n/n² + 1 ले लिया। अब अगर आप इसका थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे, n इजकल टू 1 रखोगे तो 1/1² + 1 1/2, 2 रखोगे तो 2/5, 3 रख के देखो 3/10, ये हम लोग का सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और ये कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है, डाइवर्स तो नहीं कर रहा, ऑक्सीलेटरी तो नहीं है। तो पहले हम लोग मोनोटोनिसिटी पे आ जाते हैं कि मोनोटोनिकली ये क्या है। तो आपको ए एन जो है, आपको हमने फिर से बता दें एक बार कि ए एन +1 - ए एन करके हम लोग को देखना है कि ये लेस आ रहा है या ग्रेटर आ रहा